हेलो क्लास 10th CBSE, हाउ आर यू। सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जम के पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। इस साल आपके एग्ज़ाम होने ही होने हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, SST में हमने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे पिछले वीडियो में, और आपको नेशनलिज्म का मतलब बताया था, नेशन का मतलब बताया था। आपका जो फर्स्ट लेसन है नेशनलिज्म यूरोप, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। तो उसमें जो कहानी शुरू होती है वो होती है कि जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि हु गेव द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। फ्रांस में नेशनलिज्म का आइडिया किसने दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आता है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है हु गेव द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। फ्रांस में नेशनलिज्म का आइडिया किसने दिया। आंसर क्या कहता है, द एजुकेटेड मिडिल क्लास। देखिए आप जानते हैं फ्रांस में 2 क्लास थे, ठीक है। रॉयल था यानी राजा के लोग थे, और साथ साथ में पोप वगैरह थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे। तो इनका क्या होता था, वो 2 ही क्लास थे। और जो लोअर क्लास था यानी जो लेबर थे, जो टीचर थे, जो डॉक्टर थे, जो बिजनेसमैन थे, जो दुकानदार थे, जो रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग थे, इनकी कोई वहाँ पे वक़्त नहीं थी। केवल 2 मेन ही क्लास थे वहाँ पर जिनकी चलती थी। तो ये जो 3rd क्लास था ये उठ खड़ा हुआ, चूँकि वो एजुकेटेड था, उसमें टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, एडवोकेट्स थे, डॉक्टर्स थे, बिजनेसमैन थे। तो ये उठ खड़े हुए और इन्होंने राष्ट्रवाद की भावनाएं, नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो है फ्रांस में फैलानी शुरू की। वो चाहते थे कि फ्रांस एक हो, ऑटोक्रेसी से हमें छुटकारा मिले, गवर्नमेंट सबकी हो, सब लोग वोट करें, सबको बराबर के अधिकार हों, सबको जो है समान के लिए कानून हो, सबको काम मिले, रोजगार मिले, छुआछूत ऊंच नीच खत्म हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हु गेव द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन योर फ्रांस। तो इसमें देखिए द एजुकेटेड मिडिल क्लास एज टीचर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, फैक्ट्री ओनर्स, स्टूडेंट्स, पोएट, फिलोसफर्स, राइटर्स केम अप विद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। ये नेशनलिज्म का आइडिया फ्रांस में लेकर के आए। इसमें जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते थे, लोगों को समझाते थे नेशनलिज्म क्या होता है, अपने देश से प्यार करो, अपनी भाषा से प्यार करो, अपनी हिस्ट्री से प्यार करो, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे बहादुर हैं। इस तरीके के आइडिया फैलाते थे। जो फिलासफर्स थे, जो पोएट थे, ये कविताएं, कहानियाँ लिखते थे, पेंटिंग्स बनाते थे नेशनलिज्म की, राष्ट्र भावना की, ठीक है, जिससे कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि नेशनलिज्म किसने फ्रांस में फैलाया, तो इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो ये अचानक फ्रांस की क्रांति जो लाया था, वही ये क्लास था, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। फ्रांस में नेशनलिज्म का आइडिया क्या था, तो इसके लिए क्या कहानी थी। 3rd स्टेट, वही मिडिल क्लास जो था, तो फ्रांस का वर्ड है स्टेट यानी डोमेन यानी एक ग्रुप। तो 3rd स्टेट और पीजेंट यानी किसान भाई भी जो थे, वांटेड सम न्यू इन फ्रांस। फ्रांस में कुछ नया चाहते थे, क्योंकि वो ऊब चुके थे ऑटोक्रेसी से, वो गुलामी करते करते ऊब चुके थे। तो क्या था, क्या चाहते थे, आइडिया क्या थे नेशनलिज्म का, कैसे नेशनलिज्म आएगा। तो उसमें नंबर 1 था एंड ऑफ मोनार्की। मोनार्की का एंड होना चाहिए। मोनार्की माने जो एक राजतंत्र है, जो राजा का शासन है, उसका खात्मा हो, ठीक है। नंबर 2 लिबरलिज्म, लिबरल, लिबर्टी से बना हुआ वर्ड है। सबको आज़ादी चाहिए, सब आज़ादी से जी सके, ठीक है। कोई किसी के ऊपर प्रेशर ना करे, कोई किसी का गुलाम ना हो, सब अपनी मालिक हों, सबको बोलने की आज़ादी हो, सबको पूजा करने की आज़ादी हो, धर्म पालन करने की आज़ादी हो, पढ़ने की आज़ादी हो। इस तरीके से ये लिबरलिज्म था। 3rd था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी हम वोट करें, हमारी सरकार हो जो हमारे हित के लिए काम करे। ए फ्लैग ऑफ नेशन, अपने देश का एक फ्लैग होना चाहिए। एंथम, एक एंथम होना चाहिए, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो उस देश की एक भाषा कही जाए, ठीक है। राष्ट्रगान होना चाहिए देश का, देश गीत होना चाहिए। तो ये आइडिया था नेशनलिज्म का, ठीक है। फिर क्या है, डिड नेशनलिज्म प्रिवेल इन फ्रांस। क्या नेशनलिज्म जो है फ्रांस में सक्सेस हुआ, ठीक है। तो कह रहे हैं यस, आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, जानते हैं फ्रांस का रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। द नेशनलिज्म आइडिया केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन फ्रांस। नेशनलिज्म का आइडिया फ्रांस में पूरी तरीके से फैल चुका था, और फ्रांस से पूरे यूरोप में फैल रहा था, क्योंकि क्रांति नेशनलिज्म के कारण ही हुई थी। लोग जग गए थे, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब सब खड़े हो गए तो उन्हें भागना पड़ा। इसी तरीके से फ्रांस में ऑटोक्रेसी, राजतंत्र यानी लुई और पोप और रॉयल्टी के खिलाफ जब छोटे से छोटा व्यक्ति भी खड़ा हो गया, तब उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। तो क्या हुआ, एंड ऑफ मोनार्की ऑफ लुई 16। लुई 16 यानी लुई का जो बारबन जो वंश था, वहाँ का जो शासक था, जो शासन था, वो ख़त्म हुआ। पावर केम इन द कॉमन पीपुल, जो वहाँ की शक्ति थी वो साधारण लोगों में आ गई।
ब्राट न्यू फ्लैग, नया झंडा बनाया गया फ्रांस का। फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, भाषा, यही तो मांग थी नेशनलिज्म की, फ्रेंच भाषा बनाई गई। नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन, एक नेशनल एंथम बनाया गया, सब 9th में आपने पढ़ा है। शपथ ली गई, जिससे हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं। आ न्यू गवर्नमेंट इलेक्टेड बाई कॉमन पीपुल स्टेट जनरल, एक नई सरकार बनाई गई कॉमन पीपुल के द्वारा, जिसको कहा गया स्टेट जनरल। ठीक है, उसके बाद स्टेट जनरल का नाम क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। अच्छा, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एबोलिस्ड, इंटरनल कस्टम ड्यूटी समझ लीजिए, जो व्यापार आपस में होता था, रॉयल फैमिली के लिए व्यापार कुछ और था, उनके लिए चीज़ें सस्ती थीं, गरीब आदमी के लिए या थर्ड स्टेट के लिए चीज़ें महंगी थीं, और लोग एक दूसरे स्टेट में जाकर के व्यापार नहीं कर सकते थे, तो ये सब ख़त्म कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, ये जितने भी टैक्स थे लगते थे, ये सब ख़त्म कर दिए गए। ठीक है। नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मीज़, और फ्रांस की सेनाओं को ये कहा गया कि आप इस आइडिया को जो है बाहर भी फैलाइए, आप दूसरे देशों की राज्यों की मदद कीजिए और वहाँ जाकर ये बताइए कि हमारे यहाँ किस तरीके से लोग एकजुट हुए, जिससे कि वहाँ डिक्टेटरशिप का, मोनार्की का अंत हो गया। ठीक है, ये फ्लैग बनाया गया था आपका, ये फ्रांस का फ्लैग बनाया गया था। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एबलिश्ड हुई, नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मी लेकर के गई। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड नेपोलियन एम्पावर्ड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस बीइंग ए डिक्टेटर। नेपोलियन कतई लिबरल नहीं था, आप जानते हैं नेपोलियन जो है मोनार्क था, वो ऑटोक्रेट था, डिक्टेटर था, उसने सत्ता छीनी थी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी नेशनलिज्म का आइडिया नेपोलियन के ज़माने में, उसके शासनकाल में बहुत फैला। तो वो कैसे, आप जानते हैं नेपोलियन 1799 में एम्परर बना, बादशाह बना। ठीक है, यानी 89 से 99 तक ही फ्रांस के लोग खुशी से आज़ादी से जी सके। इसके बाद नेपोलियन ने जो है वो एक कमांडर इन चीफ था आर्मी का, तो उसने तख्ता पलट कर दिया और ख़ुद एम्परर बन बैठा। उसने असेंबली सब भंग कर दी जो बनी थी। तो 1799 से लगा करके 1815 तक नेपोलियन का शासन रहा है। ठीक है, तो इसमें किया क्या नेपोलियन, देखिए नेपोलियन था तो डिक्टेटर, लेकिन उसने कुछ ऐसे काम किए कि लोग उसमें अपना हीरो देखने लगे थे। क्योंकि जो नेशनल असेंबली बनी थी वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही थी। ठीक है, उसमें भी कॉमन पीपुल ज़्यादा इलेक्ट होकर के आ गए थे। तो जब कॉमन पीपुल ज़्यादा इलेक्ट होकर के आ गए थे तो आपस में लड़ रहे थे कि हम ये पावर लेंगे, हम ये गद्दी लेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो वो फेल हो गया था। इसका फ़ायदा नेपोलियन ने उठाया, उसने कहा कि ये सब कुछ नहीं चल पाएगा, मैं ही चलाऊँगा फ्रांस को। तो नेपोलियन 1799 में एम्परर बन गया। तो देखिए इसने किया क्या क्या। नेपोलियन हीरो ऑफ फ्रांस डिड नॉट लाइक डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ठीक है, बट ही वांटेड दैट कंट्री मैन लिव विद हैप्पीनेस, लेकिन वो चाहता था कि उसके लोग जो हैं खुशी से रहें। पीपुल लव देयर कंट्री, लोग अपने देश को प्यार करें। फॉर इट नेपोलियन इंट्रोड्यूस अ सिविल कोड, इसके लिए नेपोलियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन था जो नेपोलियन ने बनाया था, जिसको नेपोलियन कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 बोलते हैं। इसको याद भी रखना है आपको, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सिविल कोड में क्या था, स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए नियम बराबर कर दिया गया था, चाहे कोई ऊंचा हो चाहे नीचा हो, अमीर हो गरीब हो, आई ऑफिसर हो, रॉयल हो, पोप हो, सबके लिए सेम रूल। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी उसने दे दिया था कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी रहेगी। ठीक है, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीनेगा, जिसके पास जो है वो रहेगा। फेडरल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड, फेडरल सिस्टम मैंने आपको बताया था, जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था, कोई किसी का गुलाम नहीं रह गया था, कोई किसी का नौकर नहीं रह गया था। अगर आप काम ले रहे हैं तो फिर आप उसको पूरी बेच देंगे। फ्री पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम, सर्फडॉम भी वही होता है बंधुआ मजदूरी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सर्फडॉम, ये बंधुआ मजदूरी, यानी किसानों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कर दिया गया था। अब लोग किसी के गुलाम नहीं थे, अगर किसी ने किसी को कर्ज भी दिया है तो वो कर्ज चुकाएगा, लेकिन आपकी मजदूरी नहीं करेगा। ठीक है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड, रिस्ट्रिक्शंस जितने भी लगे थे, जितनी भी बंदिशें लगी थी लोगों के ऊपर, वो सब हटा दी गई थी। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, बहुत अच्छा काम किया था नेपोलियन ने, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर दिया था, पत्र पत्रिकाएँ खूब छपती थीं, ये सब किया था उसने। ट्रेड को बहुत उसने इम्पॉर्टेंस दिया था, लोगों को जो है व्यापार करने की छूट थी, वो कहीं भी जाकर के बिजनेस व्यापार कर सकते थे। ब्रिटिश प्रिविलेज, बर्थ प्रिविलेज रिमूव, जन्म से किसी का अगर कोई अधिकार है तो इसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी राजा के घर में पैदा हो गए तो फिर आप राजा ही बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आप अमीर के घर में पैदा हो गए तो आप अमीर रहेंगे, आपको सारे अधिकार होंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो बर्थ प्रिविलेज रिमूव कर दिया गया था। नेपोलियन ने और बहुत अच्छा काम किया था। नेपोलियन इतना शक्तिशाली था कि लगभग उसने आधे से ज़्यादा यूरोप पे कब्जा कर लिया था।
ठीक है, आक्रमण करता था और जीत लेता था। चूँकि फ्रांस की जनता उसके साथ हो गई थी, वो इतना बहादुर था कि सबको जीत लेता था, तो लोग बड़ा खुश होते थे कि उनका देश जीत गया। नेशनलिज्म की भावना उसने लोगों में भर दी थी कि मैं फ्रांस के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो इससे लोगों को लगता था कि हाँ, ये बंदा जो है हमारे देश का रियल हीरो है। नेपोलियन है सीज्ड पावर इन फ्रांस बाय 99.8 वोट्स, और वो वोटिंग भी कराता था। वोटिंग करने से देखिए उसको 99.8% वोट मिलते थे नेपोलियन को। पीपुल ऑफ फ्रांस अडॉप्टेड नेपोलियन एज हीरो आफ्टर 1804 सिविल कोड, और 1804 सिविल कोड आने के बाद लोगों ने उसको फ्रांस का हीरो मान लिया था। तो ये नेपोलियन की कहानी थी कि किस तरीके से वो एक डिक्टेटर होते हुए भी लोगों ने उससे बहुत पसंद किया, वो एक महान एम्परर हुआ फ्रांस का। ठीक है, चलिए, तो इसको आपने देख लिया। बाद एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड नेपोलियन रूल एंड, नेपोलियन का शासन अगर वो इतना अच्छा था ख़त्म कैसे हुआ। देखिए, व्यक्ति बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बादशाह था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कमियां आ गई। क्या कमियां आ गई? नेपोलियन चूँकि अपनी आर्टरी को बहुत मजबूत करता था, उसे कारतूस की, गोला बारूद की ज़रूरत थी, उसे अपनी आर्मी बढ़ानी थी, तो इसलिए वो लोगों पर टैक्स लगाने लगा। ठीक है, और उसने एक रूल और बना दिया कि सबके घर से एक मेंबर आर्मी में जाएगा, ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट करने लगा। ठीक है, जबरन वो सैनिक बनाने लगा लोगों को। सेंसरशिप ले आया नेपोलियन। सेंसरशिप का मतलब होता है कोई भी पत्र पत्रिका अखबार में नेपोलियन के खिलाफ नहीं निकल सकता, अगर वो ऐसा करेगा तो फिर उसे सज़ा दी जाती थी। तो ऐसा करते हुए नेपोलियन से लोग उगने लगे कि यार ये तो बड़ा गलत करने लगा है। इसी बीच मौका मिल गया। नेपोलियन वाज एम्बिशस, ही वाज एन इम्पीरियलिस्ट, वो इम्पीरियलिस्ट था। ठीक है, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। ही कन्क्वायर्ड मेनी एरियाज अराउंड फ्रांस, फ्रांस में सब कुछ जीत लिया, बाकी यूरोप के बहुत सारे एरिया जीत लिए। ही इंक्रीज टैक्स बढ़ा दिए। फोर्सबली स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीपल इन आर्मी, लोगों को जबरन आर्मी में भर्ती करने लगा। सेंसरशिप इम्पोज कर दी, कोई इसके खिलाफ लिख नहीं सकता। ओनली दोज हु आर रिच, ये भी एक कमी आ गई, केवल जो लोग अमीर थे वही वोट दे सकते थे, इसके अलावा कोई वोट भी नहीं दे सकता था। फ्रेम वाज नेपोलियन फेम वाज नॉट डाइजेस्टेड बाय रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। ये 4 कंट्री तभी एकजुट हो गए। रशिया, याद रखिएगा, रशिया, प्रूशिया, ठीक है, रशिया, प्रूशिया यानी इसको प्रशा बोलते हैं, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों एक हो गए और इन्होंने नेपोलियन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वाटरलू की लड़ाई में 1815 में नेपोलियन की हार हुई। ठीक है, और यहीं से नेपोलियन के रूल का एंड हो गया। ये चारों कंट्री जो है इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। ठीक है, नेपोलियन को ओवरथ्रोन कर दिया, गद्दी से उतार फेंका। इसके बाद बच्चों 1815 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट वाज वियना ट्रीटी। ठीक है, वियना ट्रीटी क्या था, या वियना कांग्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस क्या हुआ था, आप जानते हैं रशिया, प्रशा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों उस समय यूरोप की महाशक्तियाँ थीं। इन चारों ने हरा दिया था नेपोलियन को, चूँकि नेपोलियन एक महाशक्ति था। तो इन चारों का बहुत दबदबा कायम हो गया पूरे यूरोप में। जब दबदबा कायम हो गया तो ऑस्ट्रिया की जो उस समय एक राजधानी कह लीजिए या शहर कह लीजिए था वियना, तो वियना में इन चारों के जो एम्बेसडर थे, जो राजदूत थे, उन्होंने कांग्रेस की एक मीटिंग की। तो एक मीटिंग क्या थी, ये ट्रीटी क्या थी, ये संधि क्या थी, आइए इसके बारे में जानते हैं। द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 25 मार्च 1815 वाज फॉर्मल एग्रीमेंट ऑफ द एलाइट। ये आपस में समझौता था ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रशा और रशिया के बीच में, एट द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में, टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ यूरोप बिफोर नेपोलियन एज सच। ये चाहते थे, चूँकि ये सारे के सारे, ये चारों जो थे, रशिया, प्रशा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये डिक्टेटरशिप को लाइक करते थे, ये डेमोक्रेसी को लाइक नहीं करते थे। ये भी उसी मानसिकता के थे कि नहीं, एक का शासन होना चाहिए, सबका शासन। ये जो डेमोक्रेसी होती है बहुत बेकार चीज़ होती है। ठीक है, लिबरलिज्म जो होता है ये 2 कौड़ी की चीज़ है। ये लिबरलिज्म जो है ये एक इविल है, बुराई है। वो कहते हैं राजा एक होना चाहिए। तो ये इसके थिंकर तो ये चाहते थे कि यूरोप में नेपोलियन के पहले वाली ही कंडीशन मेंटेन हो जाए, कोई डिक्टेटर ना रहे लेकिन राजतंत्र आ जाए। ठीक है, फिर से जलवा मेंटेन हो जाए, पोप्स का, रॉयल फैमिली का, फिर से इनका हो जाए। तो टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ यूरोप बिफोर नेपोलियन एज सच, नेपोलियन के पहले की कंडीशन ये करना चाहते थे। फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थायित्व लाना चाहते थे कि अब यहाँ पे कोई झगड़ा फसाद ना हो, शांति रहे। दीज एलाइड डिसाइडेड टू रिवर्स द चेंज ऑफ नेपोलियन स्टैब्लिश मोनार्की। ठीक है, ये जितना भी नेपोलियन ने किया था उस सबको रिवर्स कर दिया इन्होंने, सबको रिवर्स कर दिया। यानी क्या क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बार्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। आप जानते हैं जो लुई था बार्बन परिवार से आता था,
जिसको जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें उतार फेंका गया था। उसके बाद फिर डेमोक्रेसी वहाँ पे थोड़े दिन के लिए आ गई, फिर नेपोलियन आ गया, नेपोलियन खुद सम्राट बन गया। लेकिन जब ये चारों देश आए तो इन्होंने क्या किया, बारबन को फिर से वापस ले आए और उसके जो लोग बचे थे और भी उसके लुई के घर वाले, उनको सौंप दिया कि आप फ्रांस को चलाइए। स्टेट्स वेयर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑन द फ्रांस टू प्रिवेंट एक्सपेंशन। फ्रांस के चारों तरफ इन चारों देशों ने बाउंड्री लगा दी, यानी सीमाएं बांध दी फ्रांस की कि अब आप अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकते। चूँकि नेपोलियन से चारों देश धोखा खाए थे, नेपोलियन ने आधा यूरोप जीत लिया था, तो कहते थे अब ये कहीं नहीं जाएंगे, इनकी बाउंड्री निर्धारित कर दो कि भाई ये आपकी बाउंड्री है, यहीं तक आप रहोगे। हुआ क्या, इसमें जो 3 देश थे ब्रिटेन को छोड़ करके, जो 3 देश थे उनको बहुत कुछ मिला। प्रशा गॉट सम इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न, वेस्ट साइड में, फ्रांस के वेस्टर्न साइड में रशिया को बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्टेट्स छोटे छोटे मिल गए कि भाई यहाँ पे प्रशा का राज्य होगा। ऑस्ट्रिया गेट कंट्रोल ओवर द नॉर्थ इटली, इटली भी वहीं बगल में था, तो नॉर्थ इटली पे ऑस्ट्रिया का शासन हो गया। ठीक है, कि इनको डील करेगा ऑस्ट्रिया। पोलैंड, रशिया की नज़र शुरू से पोलैंड पे थी, तो रशिया ने पोलैंड को ले लिया। कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वार लेफ्ट अनटच्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जब नेपोलियन का शासन था तो बच्चों जर्मनी जो था, नेपोलियन पूरे यूरोप पर शासन करना चाहता था, तो जर्मनी जो था वो 300 स्टेट्स में, 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो 300 राज्यों में उसको देखभाल करने में परेशानी होती थी, तो उसने 300 राज्यों को मिला करके 39 स्टेट्स बना दिए थे और इसको कहा गया था कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। ठीक है, जर्मन कन्फेडरेशन था, नेपोलियन कन्फेडरेशन था। तो इसको जो है उन लोगों ने भंग कर दिया। भंग क्या किया, मतलब ये 39 स्टेट से 300 नहीं किए, उनके लिए भी अच्छा था कि जितना कम स्टेट होगा उतनी ज़्यादा हम लोगों को शासन करने में आसानी रहेगी, क्योंकि अभी 4 देशों का शासन होना था। तो इन्होंने नेपोलियन का नाम चेंज कर दिया था, जो फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट था इसको उन्होंने जर्मन फेडरेशन कर दिया था। ठीक है, तो इसको अनटच किया था, इसको उन्होंने नहीं छेड़ा था। तो ये था आपका वियना कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है वियना कांग्रेस, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ नेशनलिज्म स्प्रेड ओवर यूरोप। फ्रांस में तो नेशनलिज्म के कारण क्रांति हुई, फिर नेपोलियन ने भी नेशनलिज्म थोड़ा बहुत फॉलो अप किया। ठीक है, तो ये जो आइडिया फ्रांस से स्टार्ट हुआ था पूरे यूरोप में कैसे फैला। तो देखो बच्चों, यूरोप की कहानी कुछ अजीब थी। तो 1750 से इसकी शुरुआत हो जाती है, यानी फ्रांस की क्रांति के पहले ही 1750 से स्टार्ट होता है। इसको समझ लीजिएगा आप। सोसाइटी डिवीज़न जो यूरोप में था, यानी मिड 18th सेंचुरी में थोड़ा सा अजीब था। ठीक है, सोसाइटी जो है वो काफ़ी डिवाइड थी यूरोप के अंदर, जितनी भी कंट्रीज़ थी। ठीक है, कहीं कोई फ्रेंच बोलता था, कहीं कोई जर्मन बोलता था, कहीं कोई इटालियन बोलता था, कहीं कोई पॉलिश लैंग्वेज बोलता था। तो अलग अलग तरीके के हर जगह कुछ ना कुछ लोग रह रहे थे। नो नेशन स्टेट, कहीं भी नेशन स्टेट का नाम नहीं था। ठीक है, अच्छा, नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट का मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग हों जो कॉमन लैंग्वेज को शेयर करें, कॉमन हिस्ट्री को शेयर करें, कॉमन ट्रेडिशन को शेयर करें, उनकी गवर्नमेंट हो, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो गवर्नमेंट हो एग्रीमेंट से बने लोगों के। लेकिन ऐसा कहीं नहीं था। ठीक है, तो ऐसा था क्यों नहीं हो पा रहा था यूरोप में? ये आइडिया क्यों फेल हो रहा था? क्योंकि वेरी मच डाइवर्सिटी था यूरोप में, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो डाइवर्सिटी कैसे था? ऐसे था बच्चों कि जो यूरोप था उसमें ये हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था मैक्सिमम जगह। हैब्सबर्ग एम्पायर ये क्या था? फ्रेंच, इटालियन और जर्मनी, इनको मिला करके हम लोग बोलते थे हैब्सबर्ग एम्पायर। फ्रेंच, इटालियन और जर्मन, ये 3 लोग मेन थे जो शासन करते थे। आप जानते हैं प्रशा जो है ये भी आपका जर्मन ही है। ठीक है, प्रशा और ऑस्ट्रिया ये सब जर्मनी के हिस्से थे। यूरोप में मेन 2 डिवीज़न थे। कौन थे? एक तो अरिस्टोक्रेट थे और एक पीजेंट्री थे। तो अरिस्टोक्रेट में क्या होता था बच्चों? अरिस्टोक्रेट माने बड़े आदमी यानी अमीर, और पीजेंट्री माने गरीब। सीधे आप समझिए, रिच और पुअर में डिवाइड था। जो अरिस्टोक्रेट थे उनके पास लैंड ओनिंग बहुत सारी ज़मीन थी। फ्रेंच लैंग्वेज ये बोलते थे, भाई जब अमीर थे तो इनका सिस्टम भी, इनकी लाइफ स्टाइल अलग थी, तो फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। स्मॉल पॉपुलेशन, संख्या में कम थे। कनेक्टेड बाय मैरिज, ये मैरिज से कनेक्ट होते थे, यानी आपस में मैरिज करते थे ये। ठीक है, एक ही वंश में मैरिज करते थे। कॉमन वे ऑफ लाइफ, इनकी लाइफ स्टाइल कॉमन थी जैसे अमीर आदमियों की होती है। ठीक है, पीजेंट्री ये पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा थे और इनका काम क्या था? इनका काम था कि जो आपके अरिस्टोक्रेट हैं उनकी सेवा करना, बस
उनकी ज़मीनों की देखभाल करें, उनके पशुओं की देखभाल करें, उनके घरों की देखभाल करें, इनका काम था। हुआ क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द अदर क्लास केम इनटू द एग्जिस्टेंस। देखिए हुआ क्या, जो दूसरा हिस्सा था पेजेंट्री का, तो जब इंडस्ट्री बढ़ने लगी, वो चाहे नेपोलियन के थ्रू बढ़ी हो, चाहे प्रशा के थ्रू बढ़ी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी यूरोप में। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से हुआ क्या कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो ये शहरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा थे। जब पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा थे तो इनको काम चाहिए होता था, तो काम के चक्कर में शहरों में जाने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे, आइडिया का एक्सचेंज होने लगा और इनमें यूनिटी आने लगी। तो मिडिल क्लास यहाँ से उभर करके आ गया, एक नया मिडिल क्लास उभर करके आ गया, जिनको पीजेंट्री ही कहा जाता था, जबकि ये एजुकेटेड पीपुल थे, टीचर थे, डॉक्टर थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो ये एक नया क्लास आया, और ये नया क्लास जब थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ट्रेड के जरिए जब एक दूसरे से मिले, तो इनके जो विचार थे आपस में साझा हुए। इन्होंने देखा कि भाई इस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा जर्मन के लोग रहते हैं, इस मोहल्ले में फ्रेंच के लोग रहते हैं, तो ये आपस में मिलने लगे। फ्रेंच वाले फ्रेंच से मिलते थे, जर्मन वाले जर्मन से मिलते थे, और ये उनसे शेयर करते थे कि भाई देखो अपना एक देश होना चाहिए, अपनी एक भाषा होनी चाहिए। इस तरीके से ये आइडिया फैलाते थे नेशनलिज्म का कि हमें गुलाम नहीं रहना, हमें आज़ाद रहना है, गुलामी से जो है हम गुलाम होंगे, हमारे बच्चे गुलाम रहेंगे, हमें कोई आज़ादी नहीं है, वोट डालने की आज़ादी नहीं है, काम करने की आज़ादी नहीं है, व्यापार करने की आज़ादी नहीं है, तो हमें ये सब मिलना चाहिए। तो ये जो मिडिल क्लास यहाँ से बच्चों उभर के आया है, यही मिडिल क्लास, इसको आप याद रखेंगे, इसमें जितने भी लोग थे, नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड करने में यूरोप में इनका बहुत बड़ा हाथ था। और इनकी खासियत क्या थी कि ये बच्चों लिबरल थे। यहाँ से स्टार्ट होता है लिबरल नेशनलिज्म, इसको आपको ध्यान रखना है। लिबरल नेशनलिज्म क्या था, लिबरल वर्ड जो है लाइबर्टी से बना हुआ है। लाइबर्टी माने होता है फ्रीडम, आज़ादी, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी हर व्यक्ति आज़ाद हो। इक्वलिटी ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर हो। गवर्नमेंट बाय एग्रीमेंट, जो गवर्नमेंट बने वो लोगों के समझौते से बने, यानी इलेक्ट होकर के बने या हाथ उठा के बने, लोगों की सहमति से बने। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, राजतंत्र खत्म होना चाहिए। क्लर्कल प्रिविलेज, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो क्लर्की थे वहाँ पर, जो पोप थे, जो रॉयल फैमिली के लोग थे, जो सेना के लोग थे, उनका जो सिस्टम था, ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक संविधान हो सबका, और जो सरकार हो वो जनता के हित के लिए कार्य करे। जो सरकार में बैठे लोग हों वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हों, हमारे प्रतिनिधि हों, वो राजा ना बन जाए, ठीक है। तो इसमें क्या था कि नेशन यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और इसके लिए ये सब कैसे होता, इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। क्या थे कि भाई सबको वोट देने का अधिकार हो जाए तो लोग अपनी सरकार चुन लें। तो एक तो वोटिंग का अधिकार नहीं था, इसलिए आइडिया सफल नहीं हो रहा था राष्ट्रवाद का। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे, यानी आपस में व्यापार ही नहीं हो पा रहा था, लोग एक दूसरे के स्टेट में जा नहीं सकते थे, ठीक है। अलग अलग सिस्टम था, कहीं वो चीज़ 1 किलो होती थी, दूसरी जगह दूसरे बाट चल रहे हैं, वहाँ वो 500 ग्राम हो रही है। यहाँ इस चीज़ का रेट 5 रुपया है, वहाँ 20 रुपया हो रहा है, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन थे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, एक देश के दूसरी जगह जाने में पता लगा प्रशिया टैक्स लगाया पड़ा है, ऑस्ट्रिया बहुत टैक्स लगाया है। तो ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी, इन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इनकी वजह से नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो फेल हो रहा था। राष्ट्रवाद जल्दी ज़्यादा पनप नहीं पा रहा था लोगों के बीच में। इसके लिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट थी जॉल्वेरिन, इसको आपको याद रखना है। 1834 में जॉल्वेरिन, ये एक कस्टम यूनियन था, ये कस्टम यूनियन था, जॉल्वेरिन नाम से बनाया गया था। इसका मतलब क्या था, प्रशा ने इसको स्टार्ट किया था, चूँकि प्रशा उसमें बहुत मोस्ट पावरफुल था, तो प्रशा ने उसको स्टार्ट किया था। तो इसमें क्या था कि जर्मन स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा इसको ज्वाइन किया था, और इसका मेन काम था कि एबॉलिश ट्रेड बैरियर, सारे ट्रेड बैरियर ख़त्म कर दिए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ट्रेड नेशनलिज्म यहाँ से स्टार्ट होता है। एबॉलिश ट्रेड बैरियर, सारे ट्रेड बैरियर ख़त्म कर दिए गए, सारे टैक्सेस ख़त्म कर दिए गए। जो मेजरमेंट और वे का जो सिस्टम था वो एक किया गया। उस समय आप जानते हैं पूरे यूरोप में 300 करेंसी चलती थी, यानी 300 प्रकार की अलग अलग रुपए थे, ठीक है। अब यहाँ आपका कुछ और रुपया हो, यूपी में, बिहार में कुछ और हो, जापान में कुछ और हो, राजस्थान में कुछ और हो, पंजाब में कुछ और हो, दिल्ली में कुछ और हो, तो आपको कितनी समस्या होगी।
तो पूरे भारत का एक करेंसी कर दिया गया रुपया। तो इसी तरीके से पूरे यूरोप में 300 तरीके के अलग अलग रुपए चलते थे, उनको हटा करके केवल 2 रुपए किया गया, यानी 2 टाइप की करेंसी करी गई। तो यहाँ से बच्चों जब ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जॉल्वरीन के जरिए हटा, ट्रेड बैरियर हटे, टैक्सेस हट गए, करेंसी कम हो गई, तब आपस में लोग बहुत तेज़ी से ज्वाइन होने लगे, आपस में लोग मिलने लगे। जर्मन से मिलने लगा, फ्रेंच से मिलने लगा, इटालियन से मिलने लगा। इस तरीके से लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है ये नेशनलिज्म का आइडिया फैलने लगा। तो आज आपने देख लिया कि नेपोलियन ने क्या क्या किया, आपने देख लिया वियना कांग्रेस, आपने देख लिया 1804 का नेपोलियन कोड, ये सब आपको याद रखना है। लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है ये भी आपने देख लिया, और आपने देखा कि नेशनलिज्म क्यों नहीं पनप पा रहा था, वोटिंग का अधिकार नहीं था, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे। ट्रेड बैरियर को किसने हटाया 1834 में, कस्टम यूनियन प्रशा ने बनाया था जॉल्वरीन। जॉल्वरीन के बनने से ये समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था फ्रांस में यूनिटी और नेशनलिज्म यूरोप के अंदर आने के लिए। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया और कुछ बहुत हम लोग फिर देखेंगे। इतना पढ़ लीजिए अपनी बुक से, थोड़ा सा इसका आइडिया ले लीजिए। ओके, चलिए।